मूवी की स्टार्टिंग में हमको कुछ फैमिलीज की फोटो दिखाई जाती हैं, जिनके बीच बीच में हमें एक सर्जरी करता हुआ एक हाथ भी दिख रहा था। इन फोटोज के एंड होते होते हमें उन्हीं फैमिली और उन्हीं लोगों के फ्यूनरल वाली पिक्स भी दिखाई जाती हैं, जिसके बाद में सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जिसका सिग्निफिकेंस हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, हम सैरा नाम की एक लेडी को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर मूवी की आगे की स्टोरी जो है वो उसी का एक नरेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि इस मूवी को डबल इंटरेस्टिंग बना देता है। अब हमको मूवी के अंदर 1987 यानी कि 1987 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सैरा अपने बेटे मैट को लेकर कनेक्टिकट शहर के हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी। अब असल में इस हॉस्पिटल के अंदर मैट का कैंसर का इलाज चल रहा था, तो सैरा को दिन में काफी बार शहर जाना पड़ता था, लेकिन घर से शहर दूर होने की वजह से उसको काफी दिक्कत हुआ करती थी। अब साथ ही साथ इतनी लंबी ड्राइविंग के चलते मैट की हेल्थ भी खराब होती जा रही थी, जिस वजह से उसे वॉमिट करने के लिए बार बार गाड़ी से उतरना पड़ता था। और अभी भी घर जाते हुए मैट को अचानक से वॉमिट होने लगती है, जिसकी वजह से सैरा को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। खैर, इसके बाद में वो अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने अल्कोहलिक रिकवरिंग हस्बैंड पीटर से इस चीज से रिलेटेड बात करती है, और वो ये कहती है कि हमको कनेक्टिकट शहर के पास ही हॉस्पिटल से नजदीक में कोई घर ले लेना चाहिए, जिससे हमें ट्रैवलिंग करने में काफी ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले तो पीटर इस चीज के लिए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब अगले दिन फिर से सैरा मैट को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ से मैट को हॉस्पिटल में ड्रॉप करने के बाद में वो एक घर ढूंढने जाती है, एंड समहाउ उसको एक रेंटेड हाउस मिल भी जाता है, जिसका ओनर उस वक्त घर के पास में ही होता है, और वो उनके लिए काफी अफोर्डेबल होम था। लेकिन वहाँ का ओनर उसकी बैक स्टोरी सैरा को जानने के लिए कहता है, जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी। इनफैक्ट यहाँ पर वो ओनर उनको फर्स्ट मंथ का रेंट फ्री करने के लिए भी कह देता है। लेकिन बैक स्टोरी को जानने के बाद में सैरा पहले तो घर ना खरीदने का फैसला करती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से मैट को रात में घर ले जा रही होती है, तो अचानक से ही मैट की तबीयत खराब हो जाती है, और जल्दी से जल्दी मैट को आराम कराने के लिए उसको घर की जरूरत थी। इसलिए ना चाहते हुए भी सैरा उस घर को खरीदने का फैसला कर लेती है, और रात में ही वहीं पर चली जाती है। अब उस घर के अंदर पहुंचते ही सैरा ये सारी बातें पीटर को बता देती है, और वहीं दूसरी तरफ उस घर का ओनर उनके लिए मैट्रेस का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद में सैरा और मैट उस रात को उसी घर में स्पेंड कर देते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, जहाँ पर मैट अपने बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही उसकी नींद लग जाती है और वो टीवी बंद करके सो जाता है। लेकिन जैसे ही टीवी बंद होता है, हम टीवी की स्क्रीन पर एक घोस्टली एंटिटी का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, यानी कि ये घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, रात को सोते हुए अचानक से ही मैट को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद में उसकी नींद खुल जाती है। अब मैट हॉल में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसके बाद वो अपना मुंह धोकर वापस सोने चला जाता है। लेकिन फिर से अब उसे वही आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज बेसमेंट से आ रही थी। जिसके बाद में मैट बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बड़ा सा एक आईना दिखता है। लेकिन जैसे ही वो आईने में अपना चेहरा देखता है, तो उसका चेहरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि ये बस उसका एक सपना था। अब अगले दिन सैरा मैट को अपने लिए एक रूम चूज करने के लिए कहती है, क्योंकि जल्दी ही उनकी फैमिली आने वाली थी, जिसके बाद में सभी अपना अपना रूम ले लेते। मैट पूरे घर में घूमते हुए बेसमेंट को चूज करता है, क्योंकि वो काफी बड़ा था और वहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब सैरा घर की सफाई कर रही होती है, तब उसे घर के पहले ओनर्स की फोटो भी मिल जाती है, जहाँ पर उनके फ्यूनरल के फोटोज भी थे, और सैरा इन सारी फोटोज को लेकर ट्रैश कैन में फेंक देती है। अब अगले सीन में पीटर मैट के भाई बिली और दोनों कजन्स मैरी और वेंडी को घर पर ले आता है। अब घर पर आते ही सैरा वेंडी को उसका कमरा दिखाने ले जाती है, जहाँ पर एज अ व्यूअर हम घोस्टली फिगर को आईने में देख पाते हैं। जिसके बाद में हम सैरा को बेसमेंट के फ्लोर को साफ करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मैट को ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि सैरा ब्लड से फ्लोर साफ कर रही है, लेकिन ऐसा रियल में कुछ भी नहीं था। अब हम मैट को सैरा की डिशेज रखने में मदद करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हेलुसिनेशन की वजह से मैट के हाथों से सारी प्लेट्स टूट जाती हैं। अब रात में हम मैट को अचानक से जागते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे लड़के के कॉन्शियसनेस से कुछ देख रहा होता है, यानी कि किसी और की नजर से। मैट ये देखता है कि एक आदमी शार्प टूल से एक मरे हुए शरीर पर कुछ लिख रहा होता है, और उस शरीर से खून निकाल रहा होता है, जिसके बाद में वो आदमी उस डेड बॉडी की आईलिड्स को काट देता है। मैट ये देखकर डर जाता है और जागकर अपने रूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन रूम का डोर हैंडल जैसे ही मैट टच करता है, तो उसका हाथ जलने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैट को हेलुसिनेशन होता है कि उसके घर के पिलर में सड़े हुए ह्यूमन का फ्लैश है, लेकिन वहाँ पर वैसा रियल में कुछ भी नहीं था। अब उसी रात को फिर से मैट की आंखें खुलती हैं, और अब उसे उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखता है, जिसे वो काफी समय से खोलने की कोशिश कर रहा था। मैट जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है, तो वो ये देखता है कि वो पूरा कमरा एक मॉर्चुअरी रूम जैसा था, और मॉर्चुअरी रूम वो होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को उनको जलाने से या फिर दफनाने से पहले रखा जाता है। अब जब अगली सुबह बिली मैट को बुलाते हुए उस
बेसमेंट के अंदर जाता है तो मैट उसको मॉर्चुअरी बेड पर लेटाकर उसको टर्न करने लगता है। अब उसी के बीच में उसको ऐसी हेलुसिनेशन होती है कि कुछ लोग किसी इंसान की ग्रेव बॉक्स से उसकी बॉडी निकालकर वहाँ पर सैंड बैग भर रहे हैं और इस चीज का सिग्निफिकेंस हमको एंड में पता चलेगा कि आखिर ये हेलुसिनेशंस हैं क्या। अब तभी रूम के अंदर पीटर आ जाता है जिसे उस रूम को देखकर बहुत ही शौक लगता है। अब वो ये बात सैरा को बताता है जिस पर सैरा उसे घर की पूरी हिस्ट्री बता देती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसको ये पहले नहीं बताया। उसी रात को पीटर घर की पुरानी हिस्ट्री बच्चों को बताता है और कहता है कि ये पहले फ्यूनरल होम हुआ करता था, लेकिन वो काफी समय पहले की बात है। जिसके बाद सब मिलकर प्रे करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेयर शुरू होती है अचानक से ही मैट को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो खुद को उसी लड़के की नजरों से देख पाता है जहाँ पर सेम डाइनिंग टेबल पर कुछ लोगों के साथ में बैठकर वो लड़का एक रिचुअल कर रहा था और उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे पहले भी मैट ने बॉडी पर मार्क्स बनाते हुए देखा था। अब तभी अचानक से ही मैट अपनी कॉन्शियसनेस वापस पा लेता है और वो ये देखता है कि उसने गलती से अपने छोटे भाई का हाथ दबा दिया है। अब मैट अपनी सारी प्रॉब्लम वेंडी से कहता है, लेकिन वो उसकी बातें समझ नहीं पाती कि वो कहना क्या चाहता है। अब अगले दिन जब मैट हॉस्पिटल में होता है तब अचानक से ही उसे हेलुसिनेशंस होते हैं और उसकी बॉडी पर क्रैप्स आने लगते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो ये रियलाइज करता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैट के बगल में ही रेवरेंड नाम का एक पेशेंट भी होता है जिसको कैंसर की प्रॉब्लम होती है। रेवरेंड मैट की हालत देखकर समझ जाता है कि उसको क्या दिक्कत है, जिसके बाद में दोनों काफी समय तक बात करते हैं और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और रेवरेंड मैट को अपना कार्ड दे देता है कि इन केस अगर उसे उसकी जरूरत पड़े तो। रात को पीटर किसी काम से घर बाहर जाता है और उसी समय एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि मैरी से थोड़ी दूरी पर एक घोस्टली स्पिरिट घूम रही है। उसके बाद में मैरी के जस्ट पीछे वो स्पिरिट रहती है जिसके हाथों पर सेम वैसे ही निशान बने हुए थे जैसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में डेड बॉडी पर देखे थे, लेकिन अगले ही सेकंड वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगली सुबह जब मैट हाइड एंड सीक खेलते हुए सबसे ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, लेकिन समहाउ वो रूम काफी ओल्ड दिखने लगता है, यानी कि फिर से मैट को विजन्स आने लगते हैं और इस बार भी वो उसी लड़के को देखता है जिसको वो अपने विजन्स में काफी बार देख चुका था। वो लड़का किसी से डरते हुए अपने सामान को पैक कर रहा होता है और डर के घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर से नीचे उतरता है उसे कोई घसीटते हुए बेसमेंट में लेकर चला जाता है। मैट अब उस लड़के के पीछे पीछे उसी रूम में आ जाता है, जिसके बाद में उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही मॉर्चुअरी रूम था। और बेसमेंट के अंदर स्टार्टिंग में यही रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था, यानी कि मॉर्चुअरी रूम का, जो कि बाद में खुल गया था। और यही रीजन है कि पीटर उस रूम को देख के काफी घबरा गया था। खैर उसके बाद में मैट उसी मॉर्चुअरी रूम के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज को देखता है जिनके शरीर के ऊपर सेम वर्ड सिंबल्स बने हुए थे और अगले ही समय वो डेड बॉडीज मूव भी करने लगती हैं, जैसे वो बॉडी मैट के पास आ रही हो। मैट डरते हुए उन बॉडीज को धक्का दे देता है, लेकिन सून ही रियलाइजेस कि उसने किसी डेड बॉडी को नहीं बल्कि अपने ही भाई बिली को धक्का मार दिया है, यानी कि ये भी उसका एक हेलुसिनेशन था। अब मैट को ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और उस समय उसको ऐसा लगता है कि शायद इसका सॉल्यूशन रेवरेंड के पास में होगा, जिसके बाद में मैट रेवरेंड को कॉल करने लगता है। अब वो मैट से मिलने आता है जहाँ पर वो अपनी सारी प्रॉब्लम रेवरेंड को बताता है और रेवरेंड मैट से ये कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है और पहले हमको ये जानना होगा कि ये स्पिरिट्स आखिर चाहती क्या है और इनका मकसद क्या है, या फिर वो हमको क्या बताना चाहती हैं। क्योंकि समझने वाली बात ये थी कि इन स्पिरिट्स ने अभी तक इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो इसलिए रेवेनेंट यहाँ पर ये सोच रहा था कि शायद वो इनको कुछ बताना चाहती हो। अब ऐसे ही एक मोमेंट में जब मैट घर पर अकेला होता है तो उसको एक बर्न्ड फेस स्पिरिट अपने सामने दिखाई देती है। मैट उससे पूछता है कि तुम बताना क्या चाहते हो, जिसके बाद में उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर वो कुछ लाशों को जलते हुए देख पाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब शाम को जब पूरी फैमिली घर वापस आती है तब सभी देखते हैं कि घर के सारे टेबल और चेयर एक ही जगह पर फेंके हुए थे और उसी के कोने में मैट डरा हुआ बैठा था। मैट के हाथ से खून निकल रहा होता है और मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने सामने वाली वॉल को अपने नाखूनों से स्क्रैच करने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसको फिर से विजन आया होगा जिसके चलते उसने ऐसा किया होगा। अगले दिन सैरा और पीटर इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी यही बोलता है कि शायद ये सब मैट के हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन वो इतने इंटेंस कैसे हो सकते हैं इसका आइडिया उसको नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर सुपर नेचुरल शिट इन्वॉल्व है। खैर अब अगले सीन में हम बिली और मैरी को हाइड एंड सीक खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पर बिली एक एलिवेटर जैसी जगह में छुप जाता है और मैरी एक पुराने रूम में जाकर छुपती है। तभी कुछ ही देर के बाद में बिली उस जगह पर अपने अलावा भी एक फिगर को ऑब्जर्व कर पाता है, जिससे डर कर वो जोरों से चिल्लाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जब मैरी उस रूम से बाहर आ रही होती है तभी उसका पैर एक फ्लोर में टूटने की वजह से फंस जाता है। अब बिली
बिली और मैरी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फंस गए थे और निकल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ही मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी वेंडी पहले जाकर बिली को उस एलिवेटर से निकालती है, जिसके बाद में मैट और वेंडी दोनों मिलकर मैरी को उस टूटे हुए फ्लोर से बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर मैट नोटिस करता है कि उस फ्लोर के अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। जब मैट उन सामानों को बाहर निकालता है तो उसे एक बॉक्स के साथ में काफी सारे फोटोज मिलती हैं और वो फोटोज उन्हीं लोगों के थे जिनके मैट को विजन आया करते थे। और उन फोटोज में वो लड़का भी था जिसे मैट हमेशा अपने विजन में देखा करता था। उसके अंदर एक ऐसी भी फोटो होती है जिसके अंदर एक आदमी के चेहरे से एक अजीब सी एंटिटी यानी कि एक्टोप्लाज्म बाहर आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा भयानक और अनएक्सप्लेनेबल था। यूजुअली जो एक्टोप्लाज्म होता है ना, वो आत्माओं वगैरह का होता है। खैर उसी के साथ मिले हुए बॉक्स में काफी सारे इंसानों के आईलिड्स भी थे जिनका विजन मैट को सबसे पहले आया था। और ये सारी चीजें किसी नेक्रोमेंसी यानी कि ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा करती है। आई मीन ये सारी चीजें मिलना किसी एडल्ट के लिए या फिर किसी बड़े के लिए भी काफी भयानक है, और बच्चों को ये सब मिलना आई मीन इसका तो अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि वो कितना डर गए होंगे। खैर इन सारी चीजों को देखने के बाद में वेंडी मैट को ये कहती है कि हमें इस घर की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, तभी हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब जैसे तैसे मिलकर दोनों ही घर की हिस्ट्री को पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 90s के टाइम में ये घर एक मॉर्चुअरी हाउस हुआ करता था, जहाँ पर डॉक्टर रैमसी और उनका असिस्टेंट जोना जो था वो काम किया करते थे। वैसे तो डॉक्टर रैमसी एक मॉर्टिशियन थे, लेकिन वो ऐसा क्लेम किया करते थे कि वो सियोन्स के जरिए डेड लोगों से बातें कर सकते हैं, और ये बात उनकी कनेक्टिकट शहर में उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सियोन्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कई सारे लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो किसी स्पेसिफिक डेड पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक मीडियम की तरह एक पर्सन को काम करना होता है, और डॉक्टर रैमसी के हर एक सियोन्स के अंदर जोना एक मीडियम बनता था। अब जोना को हिब्रू बाइबल के अंदर एक प्रॉफिट भी बताया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पर मैंने इस नाम पर इतना जोर इसलिए डाला है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस एंड में हम जान पाएंगे। अब जैसे जैसे डॉक्टर रैमसी के जो सियोन्स थे वो फेमस हो रहे थे, वैसे वैसे डॉक्टर ने अपने सियोन्स की इंटेंसिटी बढ़ाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने डेड बॉडीज का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। जी हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए वो डेड बॉडीज पर सिंबल्स बना के रिचुअल परफॉर्म किया करते थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में जोना के शरीर पर एक्टोप्लाज्म का इफेक्ट दिखने लगा था। और अब हम समझ सकते हैं कि एक्टोप्लाज्म और ये बॉडीज का दिखना, विजन्स आना और यहाँ पर निशान सिंबल्स क्यों दिखा करते थे। और एक्टोप्लाज्म को आप आसान भाषा में किसी भी स्पिरिट की एनर्जी आप कह सकते हो, और उस स्पिरिट की एनर्जी को फिजिकल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पर जोना वही बना करता था, और उस फोटो के अंदर कुछ और नहीं बल्कि जोना के अंदर से वो स्पिरिट बाहर आ रही थी। खैर तभी उसके बाद में अचानक से ही बीच में एक ऐसी न्यूज आती है कि सियोन्स के दौरान डॉक्टर रैमसे के साथ उसके 5 और मेंबर्स मारे गए थे और जोना वहाँ से मिसिंग हो गया था। अब इसके बाद में जब गवर्नमेंट कनेक्टिकट में रोड बनाने वाली थी तब वहाँ की ग्रेव्स की लोकेशन पता की गई, लेकिन समहाउ 100 से भी ज्यादा ग्रेव्स के अंदर इंसानों की लाश के बदले सैंड बॉक्स रखे हुए थे, जिसका विजन मैट ने स्टार्टिंग में देखा था। और ये काम यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर रैमसी ने अपने रिचुअल के लिए ही किया था, यानी कि वो ग्रेव्स के अंदर से मुर्दों को बाहर निकालता था, उन पर नेक्रोमेंसी किया करता था और उसके अंदर रख दिया करता था सैंड बॉक्सेस को, ताकि किसी को भी शक ना हो। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि ग्रेव्स को खोलकर कौन ही देखने वाला है। खैर इन सब चीजों को जानने के बाद में मैट रेवरेंड को कॉल करता है और उसकी हेल्प मांगता है। वो बताता है कि मे बी सोल्स को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर रैमसी ने उन डेड बॉडीज की आईलिड्स काट ली थी और ये ब्लैक मैजिक या फिर रिचुअल परफॉर्म कर दिया था, जिसके अंदर शरीर के ऊपर सिंबल्स कट्स बनाए जाते हैं। तो शायद से डॉक्टर रैमसी स्पिरिट्स को यहाँ पर रोकना चाहता था या फिर उनसे कुछ राज की बातें पूछना चाहता था, क्योंकि इन रिचुअल्स के जरिए आप कुछ भी पूछ सकते हो। पास्ट पूछ सकते हो, कोई खजाना कहाँ पर है वो पूछ सकते हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आप जान सकते हो। तो बेसिकली डॉक्टर रैमसी यहाँ पर पागल रैमसी हो गया था। और सबसे बड़ी बात की ये सारे रिचुअल जो थे वो इसी घर के अंदर हुए थे, तो मे भी कुछ सोल्स अभी भी इस घर से कनेक्टेड हैं, जिनके लिए रेवरेंड, वेंडी और मैट प्रेयर करने लगते हैं। लेकिन फिर से मैट को विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर वो खुद को जोना के कॉन्शियसनेस से देख पाता है, जहाँ पर सियोन्स करते हुए अचानक से ही जोना के साथ एक्टोप्लाज्म वाली चीज होने लगी थी, यानी कि उसके अंदर स्पिरिट आ गई थी। और डर की वजह से सियोन्स का एक मेंबर जोना का हाथ छोड़ देता है और ये प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है। और इस सियोन्स की खास बात ये होती है कि आप सर्कल को ब्रेक नहीं कर सकते, और इस सियोन्स के रुकते ही सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब मैट यहाँ पर चीजें आगे देखने ही वाला था कि तभी सारा घर पर आ जाती
जाती है और वो मैट को डरा हुआ देखकर इन सब का जिम्मेदार रेवरेंड को समझने लगती है और उसे अपने घर से जाने के लिए बोलती है। लेकिन उसको पता होता है कि आगे उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपना कार्ड सैरा को भी दे देता है। अब रात में सोते हुए वेंडी को एक बर्ड चादर में फंसी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद में वो बर्ड को फ्री करती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है, जिससे डर कर वो घर का लैंप चालू कर देती है, जिसके बाद में वो एंटिटी गायब हो जाती है। ऐसा ही कुछ सैरा के साथ भी होता है, जहाँ पर उसे भी सेम सिंबल्स वाले डिमोनिक एंटिटी दिखाई देते हैं, जिसके बाद में सैरा भी इन चीजों से बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद में पीटर ड्रंक होकर घर पहुँचता है, जिसके बाद वो घर के लाइट बल्ब को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब पीटर के घर से जाते ही घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, जैसे घर के अंदर किसी गोस्ट की एंट्रेंस हुई हो। सैरा को रेवरेंड की याद आती है और वो रेवरेंड को कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। वो घर पर पहुंचते ही घर की कंडीशन देखता है और सीधे इसके सॉल्यूशन में लग जाता है। वो एक होली क्रॉस को लेता है और सबसे पावरफुल गोस्ट की बॉडी ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि ये वही गोस्ट है जो कि इस फैमिली को परेशान कर रहा है और उसका ये सोचना था कि उसकी बॉडी को बाहर ले जाकर दफनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आखिरकार उसको वो बॉडी मिल भी जाती है और जब वो उस बॉडी को ले जा रहा होता है तो हम एज अ व्यूअर सैरा के पीछे एक बर्न्ड फेस डेविल को देख पाते हैं। अब जैसे ही रेवरेंड उस डेड बॉडी को घर से बाहर निकालता है सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि मैट को एक डेविल अपनी खिड़की के बाहर दिख रहा है। अब जैसे ही रेवरेंड उस बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है तो वो डेविल भी वहाँ से गायब हो जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। उस बॉडी के घर से बाहर जाते ही हम ये देखते हैं कि मैट के पूरे शरीर पर वैसी ही मार्किंग बन गई है जैसी डेड बॉडीज के ऊपर बनी हुई थी। सैरा को ये बात जैसे ही पता चलती है वो मैट को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद में मैट को वही बर्न्ड फेस डीमन दिखता है। और दोस्तों ये कोई और नहीं है बल्कि ये जोना की स्पिरिट है। जी हाँ, यानी कि उस दिन जोना भी मारा गया था और वहाँ से भाग नहीं पाया था। और इस मूवी की स्टार्टिंग से ही जोना की स्पिरिट मैट को कुछ बताना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ रेवरेंड को भी अपने कार के बैक सीट पर जोना की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे डर कर रेवरेंड का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और रेवरेंड को भी सेम विजन्स आते हैं जो कि मैट को आ रहे थे, यानी कि वो भी साफ साफ देख पा रहा था कि जोना के साथ में पास्ट में क्या हुआ था। जोना बताता है कि उस दिन के सियोन्स में जब हाथ छूट गया था तब एक्टोप्लाज्म की वजह से उसे छोड़कर बाकी सब वहाँ पर मर गए थे। जोना डरते हुए उस घर से बाहर भागने लगा, लेकिन वहाँ की स्पिरिट्स ने जोना को बाहर जाने नहीं दिया और वहीं पर जला दिया। असल में जोना उस घर की स्पिरिट्स को उनकी फैमिली पर अटैक करने से रोक रहा था, लेकिन जोना की बॉडी बाहर आते ही अब उन्हें बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। और यही रीजन था कि स्टार्टिंग से उन पर कोई भी अटैक नहीं हुआ था। उनको स्पिरिट दिख रही थी, उनको खाली देख रही थी, लेकिन उनको वो छू नहीं पा रही थी, क्योंकि जोना की स्पिरिट यहाँ पर अच्छी थी और वो सबको रोक रही थी, यानी कि सारी की सारी बुरी स्पिरिट्स को वो रोक पा रहा था। अब रेवरेंड ये बात सुनते ही कार का दरवाजा खोल देता है, जिससे जोना की जो बॉडी के रिमेन्स होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, यानी कि उसकी जो स्पिरिट होती है ना वो सीधा जाकर मैट के अंदर चली जाती है, यानी कि वो मैट को पजेस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर काफी सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और घर का हर एक खाना सड़ जाता है और वेंडी पर एक स्पिरिट भी अटैक कर देती है, जो कि स्टार्टिंग से नहीं हुआ था। अब पूरा घर धीरे धीरे डेविल के कंट्रोल में आने लगता है। असल में उस दिन वहाँ पर डेविल का कंट्रोल हो गया था, यानी कि सियोन्स जब वहाँ पर टूट गया था। असल में डॉक्टर यहाँ पर डीमंस को डेविल को बांध कर रखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया। अब पूरे घर के ऊपर वैसे ही सिंबल्स बन जाते हैं जैसे कि डेड बॉडीज पर बनाए गए थे, यानी कि यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी, यानी कि 100 की 100 डेड बॉडीज की स्पिरिट्स वहाँ पर थी जो कि डिमोनिक थी। अब यहाँ पर आप डिमोनिक कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि वो बदला लेना चाहती थी। खैर ये सारी बातें जो होती हैं वो रेवरेंड मैट को कॉल करके बताता है, जिसके बाद में पजेस हुआ जो मैट होता है वो हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आ जाता है और मैट अपने साथ वहाँ पर एक एक्स भी लेकर आता है, जिसको सभी लोग जब देखते हैं तो सबको ऐसा एहसास हो जाता है कि यहाँ पर वो पजेस हो गया है। अब देखो जोना की जो स्पिरिट थी उसको एक शरीर चाहिए था, चाहे वो खुद का हो या फिर किसी और का, तो उसने मैट का शरीर यहाँ पर एक मीडियम की तरह यूज कर लिया था और वो घर के अंदर चला जाता है और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को घर से बाहर कर देता है और दरवाजे को अंदर से लॉक करता है। मैट अब एक एक करके वॉल और स्पेसेस को तोड़कर वहाँ पर दफनाई गई सारी डेड बॉडीज को बाहर निकाल देता है, जो कि काफी लंबे समय से उन्हीं वॉल्स के अंदर दफन थी। जिसके बाद में वो डेड बॉडीज को बर्न कर देता है और तब तक वहाँ पर सैरा, पीटर और फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं, जो कि आग बुझाने में मदद करने लगते हैं। अब ये जो सारी की सारी स्पिरिट्स होती हैं उनकी बॉडी जलने की वजह से वो फ्री होने लगती हैं, लेकिन वो जो स्पिरिट्स थी वो अपने साथ मैट को भी ले जाना चाहती थी, मीनिंग कि मैट जो था वो भी अंदर बेहोश हो गया था। लेकिन तभी सैरा वहाँ पर आती है और मैट को जोरों से हक कर लेती है और उन दोनों का बॉन्ड देखकर वो सारी
की सारी स्पिरिट्स वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद में मैट को घर से बाहर निकाला जाता है। पहले तो सबको ये लगता है कि मैट नहीं रहा, लेकिन होता यह है कि जो जोना की स्पिरिट होती है ना, वो वहाँ पर उसको गाइड करती है और उसको रियल वर्ल्ड में लेकर आ जाती है। और इस बार उसको जोना किसी जले हुए आदमी या फिर किसी डीमन की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जिसके कुछ ही समय के बाद में मैट को होश आ जाता है और शॉकिंगली उसका कैंसर भी मिट गया था। जी हाँ, यानी कि जोना ने जाते जाते उसको एक गिफ्ट भी दे दिया, यानी कि उसकी जिंदगी उसको लौटा दी, वो भी पूरी तरह से। और हम एज अ व्यूअर जोना को ठीक मैट के सामने रेवरेंट से बात करते हुए देख पाते हैं, लेकिन अब मैट को जोना नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि अब जोना आफ्टर वर्ल्ड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और वो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।